आज वर्ल्ड वार वन के गुजरे 100 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके पेनफुल मेमोरी आज भी लोगों के अंदर दफन है। ये 4 साल तक चलने वाली एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दुनिया के सभी देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। हर देश अपने दुश्मन के मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म करने के लिए साइंटिफिक तरीके की तलाश करते, इसलिए वर्ल्ड वार वन को रिवॉल्यूशन वार भी कहते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 28 जून 1914 से, जब स्कूल जाने वाले कुछ बच्चे बंदूक उठा लेते हैं और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के उत्तराधिकारी आर्डविक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी को सर्बिया के कैपिटल बोस्निया में गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इस एक एसेसिनेशन से लड़ाई स्टार्ट होती है और धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये युद्ध आग की तरह फैल जाता है। इसके विनाश इतने डिस्ट्रक्टिव थे कि कई शहर तहस हो गए। अगर हम कैजुअलिटीज के बारे में बात करें तो अराउंड 20 मिलियन कैजुअलिटीज अलाइड पावर के थे और अराउंड 33 मिलियन कैजुअलिटीज सेंट्रल पावर के थे। कई देश के इकोनॉमी तबाह हो गई, लोग बीमारी और स्टारवेशन से मर गए। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या एसेसिनेशन ही काफ़ी था वर्ल्ड वार वन को करवाने में? ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी की हत्या बोस्निया में ही क्यों हुई? कई सवाल है जिसे हम वन बाय वन सिंप्लीफाई करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहला रीजन है बाल्कन कंट्री। सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया और बोस्निया जैसे देश में स्लाव्स रहते हैं, जिसमें सेम कल्चर है और सेम लैंग्वेज है। 1878 से पहले बाल्कन कंट्रीज ऑटोमन एम्पायर के पार्ट थे। फिर सर्बिया और बुल्गारिया में इंडिपेंडेंट नेशंस की मांग उठने लगी। 1876 में रसिया ने बाल्कन कंट्रीज को हेल्प किया था, क्योंकि रसिया में भी एक तबका स्लाव से और रसिया और बाल्कन अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। इसी बीच बाल्कन रशियन और ऑटोमन एम्पायर के बीच लड़ाई हुई और ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरह से शिकस्त झेलना पड़ा। इस हार के बाद 1878 में हुई ट्रीटी ऑफ सन स्टेफेनो, जिसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें से पहला ये था कि इंडिपेंडेंट ऑफ मोंटेनेग्रो, सर्बिया एंड रोमानिया। दूसरा था रसिया के प्रोटेक्शन में बुल्गारिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। और तीसरा था ब्लैक सी रशिया के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, जो रसिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इस ट्रीटी के बाद पूरे यूरोप में खलबली मच गई। रसिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, जिसे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में डिप्लोमेट्स को सोचने पे मजबूर कर दिया। लगभग 28 साल के बाद 2008 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया को एनेक्स कर लिया। बोस्निया क्राइसिस का एक कार्टून बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें ऑटोमन सुल्तान अब्दुल हामिद II निस्सहाय कुछ कर नहीं पा रहे, अपने साम्राज्य को खोते हुए देख रहे हैं। जब बोस्निया और हर्जेगोविया को ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट फ्रांज जोसेफ छीन रहे हैं और बुल्गारिया के प्रिंस फर्डिनेंड बुल्गारिया को मैप से अलग कर रहे हैं। बाल्कन कंट्री में एक कंट्री बोस्निया को ऑस्ट्रिया ने एनेक्स कर लिया। तभी से बोस्निया अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था। दूसरा है यूरोपियन पावर इनबैलेंस। दुनिया में सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में आया। 1871 में बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिससे यूरोपियन में जर्मनी का दबदबा बढ़ा। यूरोप में ब्रिटेन के अलावा जर्मनी भी एक सुपर पावर के रूप में उभरा। तीसरा है सीक्रेट ट्रीटी। ये एक बहुत बड़ा रीजन था वर्ल्ड वार वन को करवाने में। यूरोप के देश साइलेंटली एक दूसरे से ट्रीटी बना रहे थे। अगर कोई मुझ पर अटैक करेगा तो उसे ट्रीटी के सारे देश पर अटैक माना जाएगा। ट्रिपल इंटेंट उसमें से एक था, जो रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच था, और दूसरा था ट्रिपल अलायंस, जो इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच था। बाद में इटली ट्रिपल अलायंस से अलग हो जाता है। क्यों अलग होता है इसे हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे कार्टून देख सकते हैं जिसका नाम है चेन ऑफ फ्रेंडशिप। अगर कोई सर्बिया पे अटैक करेगा तो रसिया उसे प्रोटेक्ट करेगा, कोई अगर ऑस्ट्रिया पे अटैक करेगा तो जर्मनी उसे प्रोटेक्ट करेगा, और ऐसा ये फ्रेंडशिप ऑफ चेन चलते रहती है। चौथा मिलिटरिज्म। यूरोप ही एक ऐसा महाद्वीप था जहां 20वीं सदी में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। यूरोप के सभी बड़े बड़े देश अपने मिलिट्री और आधुनिक वेपन को लेकर काफी कॉन्शियस थे। वर्ल्ड वार वन में केमिकल वेपन से लेकर नेवी से लेकर एयर स्ट्राइक तक यूज हुए। आधुनिक यंत्र लाइक टैंक, मशीन गन्स, राउंड मशीन सब कुछ यूज हुआ।
पांचवा इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। पूरी दुनिया में सब जगह फ्रांस ब्रिटेन की कॉलोनीज थे। पूरी दुनिया में सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था और ये बात जर्मनी को बड़ा खटकता था। अफ्रीका में अब तक यूरोपियन इन्फ्लुएंस आया नहीं था। सभी यूरोपियन देश अपने अपने हिसाब से अफ्रीका में कॉलोनीज का एक्सपेंशन कर रहे थे। 1914 में आप यूरोपियन कंट्री की कॉलोनीज देख सकते हैं, मैक्सिमम जगह फ्रांस और ब्रिटेन की कॉलोनीज है। साम्राज्यवाद के लिए ग्रेडिनेस भी वर्ल्ड वॉर 1 का रीजन था। छठा और लास्ट था देश प्रेम, नेशनलिज्म। 20वीं सदी के स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि कोई भी देश महान तभी बन सकता है जब वो अधिक से अधिक जंग लड़ता है। लोगों में वार के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती थी। लोग चाहते थे कि वार हो। अगर हम अपने देश के लिए जान दें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ऑस्पिशियस होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट रीजन थे वर्ल्ड वॉर 1 को करवाने के लिए। लेट्स कम इनटू 28 जून 1914 अगेन। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के उत्तराधिकारी आर्डविक फर्डिनेंड अपने वाइफ सोफी के साथ बोस्निया के कैपिटल सरजोवा विजिट में आए थे कि तभी रास्ते में एक एंटी नेशनल ग्रुप के मेंबर ने सम्राट के गाड़ी पर बॉम्ब फेंका। प्रिंस की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, बट उनके कई जनरल और पब्लिक घायल हो गए। प्रिंस ने अपना प्लान चेंज कर दिया, मीटिंग कैंसिल करके घायल लोगों से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने को निकले। आप इमेजिन करो 1914 जब कोई जीपीएस नहीं था, कोई मैप नहीं था, ड्राइवर रास्ता भूल गया और एक रॉन्ग टर्न ले लेता है। उसी रॉन्ग टर्न वाले रास्ते पे एक एंटी नेशनल ग्रुप का मेंबर गैब्रिलो प्रिंस घात लगाए बैठे रहता है। गैब्रिलो प्रिंस ऑस्ट्रेलिया हंगरी के उत्तराधिकारी और उनके वाइफ का गोली मार के हत्या कर देता है। हत्या का ऑब्जेक्टिव था बोस्निया का आजादी। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि पूरा अटैक द ब्लैक हैंड नामक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया था। द ब्लैक हैंड एक सर्बियन सीक्रेट नेशनल ग्रुप था। द ब्लैक हैंड एंटी नेशनल ग्रुप को सर्बियन आर्मी ऑफिसर ड्रैगुटिन डिमिस्ट्रिक का फुल सपोर्ट था। सर्बिया बोस्निया को फ्रीडम के लिए हेल्प कर रहा था, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सर्बिया बोस्निया ये सभी बाल्कन कंट्रीज है, यहाँ मेनली स्लाव्स रहते हैं और इनका सेम भाषा और सेम कल्चर है। इंक्वायरी से ये क्लियर हो गया था कि ये ऑस्ट्रेलिया एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा है। इस एसिनेशन के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया गया और एक महीना के बाद 23 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट ने सर्बिया को हार्ड ह्यूमिलेटिंग टर्न भेजे। ऑस्ट्रेलिया इसे एज ए अपॉर्चुनिटी देख रहा था सर्बिया को एनेक्स करने के लिए। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 10 डिमांड भेजे। 10 में से 8 डिमांड सर्बिया मान भी गया था, बट 2 डिमांड सर्बिया के लिए काफी कॉम्प्लेक्स थे, जिसमें से पहला था रिमूव मिलिट्री और दूसरा था सर्बिया कम अंडर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। 2 दिनों के बाद 25 जून 1914 को सर्बिया का रिप्लाई आया, जो ऑब्वियस सा बात है ऑस्ट्रिया हंगरी के फेवर में बिल्कुल ही नहीं था। 3 दिनों के बाद 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। रसिया का एक बहुत बड़ा तबका स्लाव्स है। रसिया अपने स्लाव्स भाई बंधुओं को बचाने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। ट्रीटी के अकॉर्डिंग वॉर ऑन वन नेशन मीन्स वॉर फॉर ऑल नेशंस। सो जर्मनी भी ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में आ जाता है और अगस्त 1 1914 को जर्मनी भी वॉर डिक्लेयर करता है। इटली ट्रिपल अलायंस का पार्ट होता है, बट अपने आप को न्यूट्रल रखता है। ट्रीटी का मकसद था अगर एक देश पे अटैक हुआ तो सभी देशों पर अटैक माना जाएगा, बट यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी किसी देश पर अटैक कर रहे थे जिसे ट्रीटी के रूल एंड रेगुलेशन वायलेंट हो रहे थे। इटली ने यह दलील देके अपने आप को न्यूट्रल रखा। फ्रांस ने स्टार्टिंग में अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर किया था। फ्रांस जर्मनी बॉर्डर पे आर्मी गैदरिंग स्टार्ट कर दिया था। अब तक ब्रिटेन ने अपने आप को न्यूट्रल रखा था। जर्मनी को पता था वार विथ रशिया मीन्स वार विथ रशियन अलायंस, और फ्रांस रशिया का अलायंस था। जर्मनी ने रशिया पर पहले अटैक नहीं किया क्योंकि रशिया एक बहुत ही बड़ा देश था। रशिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। रशियन आर्मी इतने ठंड में सर्वाइव कर लेगी, बट जर्मन आर्मी ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जर्मनी ने अपना ईस्ट फ्रंट ना चुन के अपना वेस्ट फ्रंट चुना। जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाया, बट फ्रांस पर डायरेक्ट नहीं। फ्रांस के किलेबंदी को तोड़ना काफी कठिन था, इसलिए जर्मनी ने 3 अगस्त को बेल्जियम पर अटैक कर देता है और बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर अटैक करता है। जर्मनी को स्टार्टिंग फेज में काफी सफलता मिलती है। जर्मनी ट्रूप्स पेरिस के काफी नजदीक तक पहुंच जाते हैं। बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच ट्रीटी ऑफ लंदन था।
अटैक ऑन बेल्जियम मीन्स अटैक ऑन ब्रिटेन माना जाएगा और 8 अगस्त 1914 को ब्रिटेन जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। ब्रिटेन की आर्मी फ्रांस आती है और फ्रांस को हेल्प करती है। कुछ दिनों में ब्रिटेन फ्रांस के सेना जर्मनी सेना को फ्रांस और बेल्जियम से बाहर धकेल देती है। जर्मन फ्रांस बैटल को फर्स्ट बैटल ऑफ मरीन कहा जाता है, जिसमें अराउंड 5 लाख कैजुअलिटीज हुए थे। जर्मनी ईस्ट फ्रंट में रशिया से लड़ रहा था और वेस्ट फ्रंट में फ्रांस के साथ लड़ रहा था। ऑटोमन एम्पायर का वर्ल्ड वॉर 1 में आना काफी इंटरेस्टिंग और कॉन्स्पिरेसी भरा रहा है। 20वीं सदी में ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था। जब ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी का हत्या हुआ तब से यूरोप में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। ऑटोमन एम्पायर ने इसका फायदा उठाना चाहा और अलाइड एंड सेंट्रल दोनों पावर से बात करना स्टार्ट कर दिया। जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के रिलेशनशिप अच्छे थे। जर्मनी ऑटोमन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हेल्प कर रहा था और ऑटोमन एम्पायर के स्टूडेंट जर्मनी पढ़ने को जाते थे। ऑटोमन के सुल्तान मोहम्मद V वॉर ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर के वॉर मिनिस्टर इनवर पाशा जर्मनी के लिए बायस थे और 30 अक्टूबर 1914 को जुलाई को रूस के खिलाफ एक सीक्रेट ऑटोमन जर्मन अलायंस के लिए प्रेरित किया गया। जर्मनी ने ऑटोमन एम्पायर को 2 नेवल शिप ऑफर किया। पहला था एसएमएस जोइबिन, दूसरा था एसएमएस ब्रिस्लो। ऑटोमन एम्पायर ने इस शिप को सिर्फ सेफ पैसेंजर्स के लिए अलाउ किया था, लेकिन एक वीक के बाद अनवर पाशा ने इस शिप को युद्धाभ्यास का परमिशन दे दिया। अनवर ने बिना किसी से कंसल्ट किए फॉरेन शिपिंग बंद करवा दिया, जिसमें रूस के कई गुड शिप फंस गए थे। आग में घी डालने का काम किया द ब्लैक सी रेड। 29 अक्टूबर 1914 को ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ मिलकर रूसी तट पर आक्रमण कर देता है। 2 दिनों के बाद 2 नवंबर 1914 को रशिया ऑटोमन एम्पायर पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। पूरा वर्ल्ड वॉर 1 एक फैमिली वॉर था। जर्मनी, ब्रिटेन और रूस के सम्राट कजन्स थे। वर्ल्ड वॉर 1 गेम ऑफ थ्रोन टाइप टीवी सीरीज से कम नहीं था, जहां पे कजन्स लाइक जॉन स्नो और थियोन ग्रेजे टाइप के होंगे। फ्रांस जर्मनी बॉर्डर पर ट्रेंचेस क्रिएट किया गया था। रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते थे। 3 साल तक ये ट्रेंचेस रहे। लोग मौके के लिए घात लगाए रहते थे कि कब ट्रेंचेस से निकले और सामने वाले को मार दिया जाए। ट्रेंचेस लाइफ काफी हॉरिबल थे। सब कुछ ट्रेंचेस में ही करना होता था। बारिश होने से पूरा ट्रेंचेस मडी हो जाता था। जितने भी लोग ट्रेंचेस में रहते थे उन्हें ये पता था कि हमें आज या कल मरना ही है। लोग सिर्फ दुश्मन की गोली से ही नहीं, भूखमरी और बीमारी से भी मर रहे थे। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक सेना अपने फैमिली को खत लिख रहा है कि मैं अब तक से मरा नहीं हूं। 1 जुलाई 1916 से 18 नवंबर 1916 के बीच फ्रांस जर्मनी बॉर्डर पर बैटल ऑफ सोम लड़ा गया, जिसमें हर दिन करीब 80,000 सेना मर जाते थे। ब्रिटेन के वर्ल्ड वॉर 1 में आने के बाद नेवल वॉर स्टार्ट हुआ। 1914 में ब्रिटेन के पास 29 बैटलशिप थे और जर्मनी के पास 19। जर्मनी फूड और एसेंशियल आइटम्स के लिए यूरोप के सभी देशों पर डिपेंडेंट था। ब्रिटेन जर्मनी जाने वाले गुड शिप्स को ब्लॉक करना स्टार्ट करता है। ब्रिटेन ने अनुमान लगाया था कि जर्मनी में फूड क्राइसिस आ जाएगा और जर्मनी सरेंडर कर देगा, बट जर्मनी के यू बोट सबमरीन ने पूरा गेम ही बदल दिया। जर्मनी सबमरीन का रेंज 9000 माइल्स था, जो अनडिटेक्टेबली अटैक कर सकता था। जर्मनी के यू बोट ने ब्रिटेन के HMS पथफाइंडर पर आक्रमण कर देता है और पथफाइंडर डूब जाता है। एयर स्ट्राइक बिगेन इन द वेस्ट फ्रंट। थैंक यू वर्ल्ड वॉर फॉर द न्यू इन्वेंशन। अप्रैल 1, 1915 को फ्रांस के पायलट रोनाल्ड ने मशीन गन्स को एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके वर्ल्ड का पहला फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया, जिसके रिटर्न में जर्मनी सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट लेके आया, जिसे एक डच इंजीनियर फोकर ने डिजाइन किया था। तब फोकर ने अपना पहला उड़ान 23 मई 1915 को किया था। अलाइज पावर और सेंट्रल पावर अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इंजीनियरिंग स्किल से नए नए एयरक्राफ्ट बना रहे थे। एयर स्ट्राइक के बाद वॉर जमीन, जल और हवा तीनों जगह लड़े जा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 में केमिकल वेपन का भी यूज हुआ। मेनली क्लोरीन गैस का यूज किया गया था, जिससे फेफड़े में गैस भर जाता और लोग बिना सांस लिए मर जाते। जर्मनी ने सबसे पहला केमिकल वेपन का यूज किया, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 इतना डेडली हो गया था कि सभी देश ऐसे वेपन के तलाश में रहते
जिससे दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। ऑटोमन मेनली 3 फ्रंट पर एक्टिव थे। पहला था काउकेसस कैंपेन। इस कैंपेन का मेन मकसद था रसिया से वो सारे लैंड रिट्रेट करना जो 1878 से 78 में ऑटोमन रसिया से हार गया था। स्टार्टिंग में रूस ये बैटल जीत रहा था, बट ऑटोमन के आर्मी डिप्लॉयमेंट के बाद ये वॉर टफ हो गया। हम लोग टोटल कैजुअलिटीज के बारे में बात करें तो ये अराउंड 2,35,000 है, जिसमें रसिया के साइड से 15,000 सोल्जर्स मारे गए थे और 16,000 सोल्जर्स को कैदी बनाया गया था। ऑटोमन एम्पायर का कोई क्लियर कट डेटा नहीं है। रसिया काउकेसस फ्रंट पर वीक हो रहा था, इसलिए रशिया ने ब्रिटेन को मैसेज भेजा कि एक नया फ्रंट खोला जाए। ब्रिटेन ने रशिया को हेल्प करने के लिए ऑटोमन एम्पायर के गलीपली पर अटैक कर देता है। इस आक्रमण का मेन मकसद ये होता है कि ऑटोमन काउकेसस फ्रंट के साथ साथ गलीपली में भी अपनी सेना को बांटे। सेना जितना कम होगा, हारने का पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ब्रिटेन सबमरीन चाहती थी कि ड्रार्डनेल्स के थ्रू ब्लैक सी में जाया जाए और रशियन ट्रूप का हेल्प किया जाए। गलीपली फ्रंट पर वॉर वन ऑफ द टफेस्ट वॉर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 कहा जाता है। ब्रिटिश आर्मी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें ऑटोमन एम्पायर से हार्ड चुनौती मिलेगी। ऑटोमन सेना ने ब्रिटेन के कई सबमरीन्स को तबाह कर दिया। गलीपली कैंपेन लगभग 11 महीने चलती है, जो 17 फरवरी से 9 जनवरी 1916 के बीच चलती है। गलीपली पर ऑटोमन का विजय होता है, जिसमें अलायंस पावर के लगभग 1,41,000 सेना मारे जाते हैं और ऑटोमन एम्पायर के लगभग 2 लाख सेना मारे जाते हैं। थर्ड फ्रंट था सिनाई एंड पैलेस्टाइन, जिसे स्वेज कैनल भी कहते हैं। ऑटोमन ने स्वेज कैनल पर राइडिंग स्टार्ट कर देता है। लड़ाई स्टार्ट तब होती है जब जर्मनी और ऑटोमन के फोर्ट सनई पेनिनसुला को अपने कब्जे में ले लेता है। उस समय सनई पेनिनसुला ब्रिटेन का कॉलोनी था, जो आज इजिप्ट का पार्ट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सेंट्रल पावर स्वेज कैनल को अपने कब्जे में ले लेता तो ब्रिटेन के एशिया से सारे कनेक्शन टूट जाते और साथ एलाइज पावर वर्ल्ड वॉर 1 हार जाती। बट ऐसा हुआ नहीं और एलाइज पावर ने स्वेज कैनल को रिकवर कर लिया। अगर हम टोटल कैजुअलिटीज के बारे में बात करें तो ब्रिटेन के टोटल 1.7 लाख कैजुअलिटीज हुए थे, ऑटोमन एम्पायर के 1.9 लाख कैजुअलिटीज और जर्मनी के 40,000 कैजुअलिटीज हुए थे। अब तक अमेरिका ने अपने आप को न्यूट्रल रखा था। अमेरिका को अपने हथियार बेचने का एक मार्केट मिल गया था। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में अपने आधुनिक हथियार को यूरोप में बेचा और अंधाधुंध पैसे कमाया। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, वार और अगली होते जा रहा था। जर्मनी ने पैसेंजर बोट्स पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। 7 मई 1915 को जर्मनी की यू बोट ने ब्रिटिश पैसेंजर लीना ल्यूसिटेनिया पर आक्रमण कर देता है, जो न्यूयॉर्क से लिवरपूल आ रही थी, जिसमें 1195 लोगों की मौत हो जाती है। उन 1195 में से 128 अमेरिकन रहते हैं। यूएसए ने जर्मनी को हार्ड वार्निंग भेजता है। जर्मनी को भी इस बात का आभास रहता है कि अमेरिका को बीट करना इम्पॉसिबल है। जर्मन गवर्नमेंट अमेरिका को प्रॉमिस करती है कि वो पैसेंजर शिप पर हमला नहीं करेगी, लेकिन ब्रिटेन के सेना इस लूप होल का फायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिटेन के सेना सिविलियन की तरह पैसेंजर शिप में ट्रेवल करते और जर्मनी सेना को अपना टारगेट बनाते, जिससे कई जर्मन सेना को मार डाला गया। इटली में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, मीन्स राजा का शासन था, लेकिन सारे काम संवैधानिक होते थे। इटली का कुछ तबका नहीं चाहता था कि इटली सेंट्रल पावर ज्वाइन करे और ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट करे, क्योंकि कुछ दशक पहले ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली में बैटल हुआ था, जिसमें इटली कुछ शहर हार गया था। इटली की जनता चाहती थी कि इटली अपने खोए हुए शहर को रिकवर करे, और दूसरा रीजन था इटली अपने बेसिक नीड्स लाइक फूड, एनर्जी के लिए ब्रिटेन और फ्रांस पे डिपेंडेंट था। 26 अप्रैल 1915 को ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली को एक ऑफर दिया, ज्वाइन अलायंस पावर, हम लोग ऑस्ट्रिया हंगरी से खोए हुए लैंड को रिकवर करा के देंगे। मई 3, 1915 को इटली ने ट्रिपल अलायंस छोड़ दिया और मिडनाइट 23 मई 1915 को इटली डिक्लेयर वॉर ऑन द ऑस्ट्रिया हंगरी। इस तरह ऑस्ट्रिया और इटली के बीच एक और फ्रंट बैटल ओपन हो गया। 1917 के स्टार्टिंग तक यूएसए न्यूट्रल था। यूएसए का एक ही स्लोगन था, वी आर आउट फ्रॉम वॉर। लेकिन अप्रैल 1917 से मर्चेंट शिप्स पर अटैक बढ़ गए थे। यूएसए के वार्निंग का जर्मनी पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे अमेरिकन में गुस्सा बढ़ रहा था। जर्मन टेलीग्राम भी एक बहुत बड़ा रीजन था अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 1 में लाने का। जर्मनी के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर ने मैक्सिको को एक सीक्रेट इनकोड टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम में जर्मनी और मैक्सिको के बीच सीक्रेट ट्रीटी का जिक्र था।
जर्मनी अमेरिका के प्रेशर को कम करने के लिए अमेरिका को मैक्सिको से उलझा कर रखना चाहता था। जर्मनी ने मैक्सिको को प्रॉमिस किया, अगर आप अमेरिका पे वॉर डिक्लेयर करते हैं तो हम सेंट्रल पावर आपको सपोर्ट में करेंगे, और न्यू मैक्सिको, टेक्सास और अरिजोना के एनेक्स टेरिटरी को रिकवर करने का लालच दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेलीग्राम को ब्रिटिश इंजीनियर ने डिकोड कर लिया और टेलीग्राम को पब्लिक कर वाशिंगटन भेज दिया। अमेरिकन लोन भी एक बहुत बड़ा रीजन था जो अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 1 में खींच लिया। अमेरिका ने एलाइज पावर को अंधाधुंध कर दिया था। अमेरिका को लगा, अगर एलाइज पावर वर्ल्ड वॉर 1 हार जाएगी तो मेरे सारे लोन डूब जाएंगे, बहुत सारे अमेरिकी फाइनेंस कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट वाड्रो विल्सन ने अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाया। अमेरिकन प्रेसिडेंट का एजेंडा था अमेरिका वर्ल्ड वॉर में जाएगा वर्ल्ड वॉर खत्म करने के लिए। वाड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट का एक बिल पास करवाया जिसमें कई वेलफेयर और पीस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया। कुछ पॉइंट थे लाइक नो मोर सीक्रेट ट्रीटी, वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो दोनों देशों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ सर्बिया, ऑल फ्रेंच रशियन टेरिटरी शुड बी फ्री। अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर किया ऑन दिसंबर 7, 1917। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में कूदा विद द स्लोगन स्टार्ट अ वॉर टू एंड ऑल द वॉर एंड मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। यूएस मिलिट्री पावर ने हेल्प किया वर्ल्ड वॉर को खत्म करने में। 2 मिलियन यूएसए ट्रूप्स को फ्रांस में डिप्लॉयमेंट किया गया। अमेरिका के पास फ्रेश और एनर्जेटिक आर्मी थी। अमेरिका का मिलिट्री उस टाइम काफी एडवांस था। उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस वेपन्स, एडवांस टैंक और फील्ड टेलीफोन थे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी को हर फ्रंट पर घेरना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका ने जर्मनी के एनर्जी और फूड सप्लाई को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। उसका ब्रूटल इफेक्ट जर्मनी इकोनॉमिक पर पड़ा। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम अमेरिका एक यंग नेशन था। पूरी दुनिया 4 सालों तक जंग लड़ते लड़ते थक चुका था, लेकिन अमेरिका के सेना की लेट एंट्री उन्हें काफी एनर्जेटिक बनाए रखा था। अमेरिकी मिलिट्री ने कई ट्रेंचेस पर आक्रमण कर उन ट्रेंचेस को अपने कब्जे में ले लिया। एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन के कारण जर्मनी मिलिट्री इस वार के बैकफुट पे चली गई थी। जर्मनी वेस्ट फ्रंट पर वीक हो रहा था, लेकिन ईस्ट फ्रंट पर रसिया के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा था। वर्ल्ड वॉर 1 के कारण रसिया की इकोनॉमी बैडली इंपैक्टेड हुई थी। लोगों को ब्रेड तक नसीब नहीं हो पा रहा था। रशियन पीपल का यह मानना था कि रूस एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जो रसिया के लिए कभी था ही नहीं। वहां के लोग रशियन सम्राट त्सार निकोलस द्वितीय पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। लोग निकोलस द्वितीय के कार्यकाल से अनसेटिस्फाइड थे। रसिया वर्ल्ड वॉर 1 को छोड़ना चाहता था, जिसके कई रीजंस थे। पहला, त्सार निकोलस द्वितीय ने आर्मी का पर्सनल कमांड ले लिया था। रशियन सम्राट अपने मनमानी से मिलिट्री का यूज कर रहा था। फूड स्टोरेज, रशिया में 2017 के दौर में लोगों को खाने के लिए ब्रेड तक का नसीब नहीं हो रहा था। तीसरा, अपोजिशन पीस के फेवर में था, जिसके कारण अपोजिशन का पावर बढ़ रहा था। चौथा, 20 लाख से ज्यादा लोग इस वार में अब तक मर चुके थे। 1917 के एंड में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। नवंबर 6, 1917 को बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व लेनिन कर रहे थे। इस दौर में व्लादिमीर लेनिन की लोकप्रियता बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। लेनिन का एजेंडा एकदम क्लियर था, वी वांट पीस, ब्रेड फॉर ऑल, लैंड फॉर ऑल। 3 मार्च 1918 को रशिया ने सेंट्रल पावर के साथ पीस ट्रीटी साइन किया, जिसे ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क भी कहा जाता है। इसके बाद 6 मंथ तक अमेरिका ने हर फ्रंट पर मोर्चा संभाला और सेंट्रल पावर को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः 30 अक्टूबर 1918 को ऑटोमन अंपायर ने सरेंडर किया। 3 दिनों के बाद नवंबर 3, 1918 को ऑस्ट्रिया भी सरेंडर के लिए मान जाता है और फाइनली 1 वीक के बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया और इस तरह द ग्रेट वॉर खत्म हुआ। 28 जून 1919 को सेंट्रल पावर और अलाइड पावर के बीच एक पीस ट्रीटी साइन की गई, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी को मेनली 4 लोगों ने लीड किया था। पहला, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज। दूसरा, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जियोर्ज क्लेमेंसो। तीसरा, यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। और चौथे, इटली के प्राइम मिनिस्टर विटोरियो आयरलैंडो।
इस ट्रीटी को हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी भी कहा जाता है। इस ट्रीटी के तहत पूरे वॉर के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। यह ट्रीटी एक तरफा था जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने सारे डिसीजंस लिए और जर्मनी को वार के लिए सारे लॉस की भरपाई करने को कहा गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के यूनियंस पर प्रतिबंध लगाए गए। अफ्रीका में जर्मनी कॉलोनीज को ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अधिकार में ले लिया। जर्मनी के सिटी एल्सेस को फ्रांस को दे दिया गया। यूपेन और मालमेडी को बेल्जियम को दे दिया गया। नॉर्थ स्लेस्विंग डेनमार्क को दे दिया गया। डेजिंग को फ्री सिटी बनाया गया। जर्मनी के सारे कॉलोनीज को छीन लिया गया। यह कार्टून देख सकते हैं जिसमें जर्मनी पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जर्मनी के पास ट्रीटी साइन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पूरे वॉर के कंपनसेशन के लिए जर्मनी पर 6 बिलियन पाउंड पे करने का फोर्स किया गया। यह ट्रीटी जर्मनी के लिए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था। ऐसा इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि अगर ये ट्रीटी ना होता तो शायद हिटलर जैसा तानाशाह कभी पैदा ही नहीं होता और ना ही वर्ल्ड वॉर 2 होता। इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड पावर की तरफ से था क्योंकि इंडिया ग्रेट ब्रिटेन का कॉलोनी था। वर्ल्ड वॉर 1 में अराउंड 75,000 इंडियन ट्रूप्स को जान देना पड़ा। उन्हीं शहीदों की याद में दिल्ली में इंडिया गेट बनाया गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।